आज पढ़ेंगे हम माइंड और बिहेवियर के बारे में। तो सबसे पहले मुझे कमेंट में बताइएगा कि वो आपके हिसाब से व्हाट इज माइंड और व्हाट इज ब्रेन। ठीक है, ब्रेन और माइंड क्या होता है, इन दोनों में रिलेशनशिप है कि नहीं। तो ब्रेन क्या है? एक फिजिकल ऑर्गन है जो हमारी हेड में प्रेजेंट होता है। ठीक। और माइंड क्या है? जो हम सोचते हैं, है ना, जो वर्ड फील थिंग्स ऑब्जर्व और हमारे जो भी इमोशंस है वो क्या है? माइंड ही तो है हमारा, है ना। उसी से तो हम करते हैं कि हम सोचना क्या है, हमें फील क्या करना है, क्या सोचते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, ये सब चीजें क्या है, हमारे माइंड में रहती है ना। हम थॉट सोचते हैं, ये सब चीजें हमारी माइंड में आ गई। और ब्रेन क्या है? हमारा फिजिकल ऑर्गन जो हमारे हेड में प्रेजेंट होता है। ठीक। तो जो पहले के साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे सोल हमारे बॉडी में और माइंड का कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। बट कुछ ऐसे हमने क्लाइंट्स देखे, पेशेंट्स देखे, जिसमें हमने देखा कि नहीं। फिर आगे चल के पता लगाया, जो न्यूरो साइंस थे, साइंटिस्ट थे न्यूरो साइंस साइंस, उन्होंने कहा कि नहीं, इन दोनों में रिलेशनशिप है, माइंड और बिहेवियर में रिलेशनशिप होता है। तो देखते हैं, जैसे कि एक पेशेंट है इसमें। ठीक है। उसका जो ऑप्टिकल लोब है, मतलब जो हमारे विजुअल से रिलेटेड होता है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल से समझ में आ रहा है, जो हमारे विजुअल से रिलेटेड है। ठीक है, विजन से रिलेटेड, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, देखो लिखा भी है, वर्स सर्जिकली रिमूव। उसके पास से जो ऑप्टिकल लोब है वो क्या कर दिया गया था? रिमूव कर दिया गया था। बट करेंटली वो क्या कर पा रहा था? लोकेट कर पा रहा था कि कहाँ वो खड़ा है, विजुअलाइज कर पा रहा था कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ। या इसके बाद, ठीक है, मतलब उसको क्यूज मिल रहे थे कि हम मैं यहाँ पे हूँ, ये लोकेशन हमें समझ में आ रहा था। जबकि उसके पास क्या नहीं था? ऑप्टिकल लोब उसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो समझ आ रहा था कि वो कौन सी लोकेशन पे है। फिर सेकंड एग्जाम्पल जो है, एक मैन था। ठीक है, वो सफर कर रहा था ब्रेन इंजरी से। ठीक है, उसका एक्सीडेंट हुआ था। और उसके एक्सीडेंट के बाद अ, जो जब वो रिटर्न अपने घर पहुंचा था, तो उसने देखा कि जिसके पेरेंट्स हैं वो क्या कर दिए गए थे, रिप्लेस कर दिए गए थे, देखने के लिए कि मतलब क्या कोई रिलेशन है भी कि नहीं है। ठीक है। तो उसने पता लगा लिया, उसने पहचान लिया कि ये जो उसके पेरेंट्स है वो डुप्लीकेट है, उसके पेरेंट्स नहीं है वो। तो जबकि उसका क्या हुआ था, ब्रेन इंजरी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या किया, उसने पता लग गया कि नहीं, उसके पेरेंट्स नहीं है वो डुप्लीकेट्स हैं। तो ये कैसे हुआ? इसका मतलब कोई ना कोई रिलेशनशिप, इसका मतलब रिलेशनशिप है हमारी माइंड और बिहेवियर का, माइंड और बॉडी का। ठीक। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि जो पहले के साइंटिस्ट थे वो बिलीव क्या करते थे कि कोई रिलेशनशिप नहीं होता है हमारे माइंड और बॉडी में। ठीक। बट जो अभी स्टडीज हुई हमारी, ठीक, जो न्यूरो साइंस से निकला, वही निकला कि क्लियरली उन्होंने बताया कि रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? माइंड और सॉरी, बिहेवियर के बीच में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम आ गए अब इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी पे, मतलब साइकोलॉजी कहाँ कहाँ गई, कहाँ कहाँ पहुंची। ठीक। तो सबसे पहले जो है हमारा साइकोलॉजी जो है 1879 में हमारी स्टैब्लिश हो गई थी। जो कि सबसे पहले हमारा एक्सपेरिमेंट जो लेबोरेटरी ओपन करी थी वो हमारी जर्मनी में हुई थी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लिप्जिंग में हुई थी। और जो कि किसने करी थी? विलियम विलियम वुंट ने करी थी। ठीक है, इनको हम फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने हमारा साइकोलॉजी को लाए थे। तो इनको विलियम वुंट एज अ फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं। तो इन्होंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, माइंड के स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहिए। उसको इन्होंने उसका नाम दिया इंट्रोस्पेक्शन। मतलब क्या है? हमें अपने खुद के बारे में, हमारा खुद का मेंटल प्रोसेस, हमारा खुद का एक्सपीरियंस, वो हम क्या करते हैं? खुद करते हैं। इंडिविजुअल इंसान खुद करता है। ठीक। फिर सेकंड जो हमारे आए अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, जो कि हमारे थे विलियम जेम्स। इन्होंने अपनी एक लेबोरेटरी ओपन करी थी। कहाँ पे करी थी? हमारी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में करी थी इन्होंने अपनी एक लेबोरेटरी ओपन करी थी इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। और इन्होंने कहा कि जो हमारी फंक्शन, इन्होंने एक अप्रोच, जैसा उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन दिया था, इन्होंने हमारी फंक्शनलिस्ट अप्रोच
ठीक, इन्होंने बताया कि नहीं, हमें स्टडी हमें माइंड का नहीं, हमें स्ट्रक्चर उसका स्टडी करना है, हमें माइंड क्या होता है और वो कैसे फंक्शन करता है, हमें उसके बारे में पढ़ना चाहिए, ना कि हमें उसका स्ट्रक्चर देखना चाहिए माइंड का। ठीक, हमें क्या करना चाहिए, माइंड क्या कर, कैसे है, क्या है, कैसे है माइंड, क्यों है माइंड, ठीक, ये हमें पढ़ना चाहिए। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक, ना क्लियर है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी आपको कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आई हमारी गेस्टाल्ट की साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ठीक, ये हमारी अर्ली 20th सेंचुरी में आई। ठीक, जो कि हमारी कहाँ आई थी, जो सबसे पहले जर्मनी में आई। हम्म, इसमें जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इन्होंने फोकस किया परसेप्चुअल एक्सपीरियंस पे। ठीक, कैसे कि ये आप लोग को दिख रहा होगा डायग्राम जो मैंने इसमें शो करा है, इसमें आपको क्या दिख रही है, बॉल दिख रही है ना, बट ये पूरी बॉल तो है नहीं, पूरी ऐसे से कवर नहीं है ना ये, बट लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है कि ये बॉल है, क्यों, क्योंकि हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, एज अ होल परसीव करते हैं, ना कि उसको सिंगल सिंगल पार्ट में देखते हैं। हम एज अ होल सब चीज को, हर चीज को देखते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे ये है, ठीक है, ये मैंने बनाया, एक सेकेंड। तो आप इसको क्या परसीव करेंगे, परसीव एज अ ट्रायंगल, है ना, एज अ ट्रायंगल परसीव करेंगे इसको आप लोग, ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि आपने इसको क्या देखा, एज अ होल देखा, एज अ होल देखा, हमने सिंगल नहीं देखा कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ऐसे नहीं परसीव किया है हमने। हमने क्या किया, एज अ होल देखा किसी चीज को। ठीक, तो हम इसका, इनका मतलब था गेस्टॉल्ट का कि हम किसी भी चीज को एज अ होल देखते हैं, एक मतलब जिसमें लिखा है, देखिए जैसे लिखा है, होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। मतलब क्या है इसका, the brain actively organize sensory data into meaningful complete pattern rather than, तो इसमें क्या है, मतलब हम किसी भी चीज को क्या देखते हैं, एज अ होल देखते हैं, जिससे कि हमारा सेंसरी डेटा क्या करे, उस चीज को क्या करता है, एज अ मीनिंगफुल, एज अ कंप्लीट पैटर्न में उस चीज को देखता है। ये इन्होंने बताया था गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछ जाती है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। ये सबसे पहले कहाँ इन्वेंट हुई, है ना, इनका मोटिव क्या था, इन्होंने क्या कहा था कि इट इज फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस, ना कि हम किसी को सिंगल सिंगल देखें, पार्ट में नहीं, हम हर चीज को क्या देखते हैं, एज अ होल देखते हैं। फिर नेक्स्ट आती है हमारी बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म, ठीक, ये कब आई हमारी, 90s 80s 90s 90s 10 में आई, 1910 में। तो ये हमारी जो किसने दी थी, जॉन वॉटसन ने दिया। ठीक है, इन्होंने बोला कि ही रिजेक्ट, क्या इन्होंने रिजेक्ट किया, द आइडिया ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस एज अ सब्जेक्ट ऑफ मेंटल साइकोलॉजी। इन्होंने बताया कि मतलब कोई कॉन्शियसनेस नहीं होता है। ठीक, कोई भी, इन्होंने ये नहीं बोला कि कॉन्शियसनेस, उनके हिसाब से कुछ नहीं। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि एक जो हमारा इनके अकॉर्डिंग साइंटिफिक साइकोलॉजी मस्ट फोकस ऑन व्हाट इज ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइड। जिस चीज को हम क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके, हम किसी के माइंड में तो नहीं है ना, हम किसी के ब्रेन में या किसी के माइंड में नहीं है कि वो कैसे सोच रहा है, तो हमें ऐसी चीज फोकस करनी चाहिए जिसको हम क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। ठीक, इन्हें होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वही हम देख सकते हैं, वरना और कुछ नहीं है। जिस चीज को हम देख सकते हैं बस वही है। किसी चीज को, जो चीज हम देख सकते हैं उसको हम प्रूव कर सकते हैं ना, और सारी चीजें हम नहीं प्रूव कर सकते हैं कि ये होती भी है कि नहीं होती है। तो इन्होंने बोला कि साइंटिफिकली फोकस हम किस पे करते हैं, बिहेवियरिज्म पे, कि इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वेरीफेबल है। तो इन्होंने बोला कि साइकोलॉजी क्या है, एक स्टडी है बिहेवियर या फिर रिस्पॉन्स विच कैन मेजर एंड स्टडी ऑब्जेक्टिवली। इसको हम क्या ऑब्जेक्टिवली क्या कर सके, स्टडी कर सकते हैं, और उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक,
फिर इसमें भी जो स्कैनर थे उन्होंने बहुत अपना क्या बोलते हैं उसको योगदान दिया, है ना। स्किनर ने उन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बिहेवियरिज्म की बहुत सारी अप्रोचेस सॉरी थ्योरीज वगैरह थी, स्किनर ने भी अपनी। फिर आए हमारे बिहेवियरिज्म, फिनिश हो गया, ठीक है। फिर आए हमारे फ्रूइड। फ्रूइड किससे बिलीव करते थे? अनकॉन्शियस पे। उनकी मतलब वो कॉन्शियसनेस और इन सब चीजों पे नहीं थे, वो अनकॉन्शियस पे थे कि जो हमारी जो हमें नहीं पसंद आता है या फिर जो हमारे ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं वो हमारे कहीं अनकॉन्शियस में जाके क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में वो चले जाते हैं, हमें पता नहीं होता बट वो हमारे अनकॉन्शियसली माइंड में होते हैं, जिसको हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में ऐसा कुछ दोबारा हो, या हम जिस चीज को चाहते कि वो हमारी माइंड से चली जाए, हमें ये सब नहीं सोचना है। ऐसी चीजें वो क्या रहती है, हमारी अनकॉन्शियसली रहती हैं। तो इन्होंने बोला कि फाउंड इन्होंने एक जैसे दिया साइको एनालिसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। इन्होंने बताया कि फ्लूइडियन साइको एनालिसिस व्यूड ह्यूमन बीइंग एज अ मोटिवेटेड बाय अनकॉन्शियस डिजायर ऑफ ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्लेजर सीकिंग। इन्होंने बताया कि ये मतलब जो फ्रूइड थे वो हमेशा बहुत ज्यादा सेक्सुअल चीजों पे बिलीव करते थे। तो इन्होंने बोला है कि प्लेजर चीजों पे हमारा ध्यान ज्यादा रहता है, प्लेजर पे, ठीक है। सेक्सुअल पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। डिजायर द ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ठीक। देन बस इतना ध्यान रखिए। फिर आगे जो इसकी थ्योरीज वगैरह हैं वो सब पढ़ेंगे। ईडीगो, सुपर ईगो, व्हाट इज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के भी इन्होंने 3 टाइप्स दिए थे, ठीक है। कॉन्शियस थे, अनकॉन्शियस था, सब कॉन्शियस थे एंड देन अनकॉन्शियस था, ठीक है। आपको बता ही देती हूँ। तो कॉन्शियस क्या है? जिस चीज को लेके हम अवेयर हों, है ना। और सब कॉन्शियस क्या है? जैसे हम जब पेपर देने जाते हैं, है ना, तो जैसा होता नहीं कि मतलब जब पेपर लिख के चले आए तब हम लोग याद, अरे यार ये तो रह ही गया। हाँ अब याद आया मुझे, जैसे याद कर रहे थे अब याद आया कि अच्छा हाँ, इसका ये हो सकता था। तो ये क्या है? हमारे सबकॉन्शियस में था लेकिन हमें उस समय रिमेम्बर याद नहीं आ रहा था। तो जैसे ही हम पेपर देने के बाद निकलते तो हमें याद आता है कि हाँ हाँ ऐसा होना था, ये था इसका आंसर। तो ये क्या हमारे सबकॉन्शियस में था, पर जब हम उसको बहुत ज्यादा उसको सोचेंगे तब वो हमारे अनकॉन्शियस सॉरी कॉन्शियस में आएगा। और सब अनकॉन्शियस ऐसे पार्ट है जो हमारे रिप्रेस हो जाते हैं, हमारे हमें नहीं चाहिए, वो हमारे नेगेटिव पार्ट्स होते हैं जो हम अनकॉन्शियसली उसको क्या करते हैं, रिप्रेस कर देते हैं, अनकॉन्शियस में चले जाते हैं, जिसको हम जितना भी याद करने की कोशिश करें हमें याद नहीं है, वो अनकॉन्शियसली सप्रेस हो जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट आए हमारा कॉग्निशन। फिर गेस्टाल्ट अप्रोच और स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक, दोनों ने कंबाइन किया और डेवलप किया एक कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, ठीक। इन्होंने बताया कि कॉग्निशन क्या है। कॉग्निशन क्या है? एक इज अ प्रोसेस ऑफ नोइंग, क्या हम अंडरस्टैंड करते हैं, थिंकिंग करते हैं, परसीव करते हैं, मेमोराइज करते हैं, किसी चीज को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक। जो किससे होती है? हमारी मेंटल प्रोसेस से होती है। बस कॉग्निशन मतलब ये है कि हमारे क्या करते हैं, कॉग्निशन इज अ प्रोसेस ऑफ नोइंग, किसी चीज को जानना, नोइंग, ठीक है। हम कैसे सोचते हैं, क्या थिंक करते हैं, क्या परसीव करते हैं किसी चीज को लेके, सबकी परसीविंग, सबकी अंडरस्टैंडिंग, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। तो इसलिए इंडिविजुअल क्या है, एक यूनिक है, सबकी अलग अलग इंडिविजुअलिटी है। तो हम किसी भी चीज को कैसे मेमोराइज करते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये सब क्या क्या है, हमारे मेंटल प्रोसेस हैं, जिसको इन्होंने हाँ जिसको इन्होंने क्या क्या नाम दिया है, एक कॉग्निशन, कॉग्निशन बोला है। एक कॉग्निटिव की क्या है, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, जो कि किसने मिलकर बनाया, गेस्टाल्ट अप्रोच एंड स्ट्रक्चरलिज्म वर कंबाइंड एंड लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोग को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिए एंड मुझसे पूछे, जो आपको क्वेरी है मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगी। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।